अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जी ग्राहम्स लॉ के बारे में। थॉमस ग्राहम ने डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में एक कानून पेश किया था और इस कानून को बड़ी पजीराई मिली थी कि ऐसा कानून था जिसमें हम गैसेस के डिफ्यूजन यानी गैसेस के भागने की रफ्तार के मुताबिक बता सकते हैं कि गैस का मोलर मास हल्का या ज़्यादा होगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हम कैसे बता सकते हैं। तो ये उसको उस वक्त काफ़ी पजीराई मिली थी। तो हम उससे पहले ग्राहम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम चाहते हैं कि हमें डिफ्यूजन और इफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पता हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। मेजर डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 7-8 डिफरेंसेस हम यहाँ पे लिखने वाले नहीं हैं। तो हम यहाँ पे बस मेजर डिफरेंस को अपने नज़र से गुजारते हैं कि क्या है मेजर डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हम कहते हैं जिस स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन बाय कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपने एक रूम में स्प्रे किया, जब आपने उस रूम में स्प्रे किया तो उस रूम में स्प्रे सारे के सारे रूम में मूव तब तक करता रहा जब तक सारे के सारे रूम में जो स्मेल है वो सेम नहीं हो जाती। इसी तरह क्या हुआ कि जब आपने दो गैस के मॉलिक्यूल्स को, ये रेड और ब्लू गैस के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलहदा रखा हुआ था, रेड वाले फर्स्ट करें पहले यहाँ पे थे, ब्लू वाले यहाँ पे थे। तो जब इस पार्टीशन को हम खोलेंगे तो इस पार्टीशन को खोलने के बाद ये होगा कि ब्लू मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड्स राइट एंड रेड मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ब्लू मॉलिक्यूल राइट की तरफ आएंगे, रेड मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जब तक ये दोनों की क्वांटिटी दोनों तरफ सेम नहीं हो जाती, दोनों तरफ कंपोजिशन सेम नहीं हो जाती, तब तक ये दोनों मूव करते रहेंगे। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग कब तक होती है गैसेस की? जब तक होमोजीनियस मिक्सचर दोनों साइडों पे ना बन जाए। ठीक है, तो डिफ्यूजन होती है स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन्स। इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन एक टाइनी होल में से गैस के मॉलिक्यूल का स्केप करना है। जैसे आपका टायर पंक्चर हो जाता है बाइक का, तो बाइक के अंदर एक छोटा सा टाइनी सा होल बनता है टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर। उस ट्यूब में से गैस के मॉलिक्यूल स्केप आउट करते रहते हैं। उनके स्केप आउट करने को हम इफ्यूजन कहते हैं। प्रेशर कुकर में जब खाना पक जाता है तो ऊपर से कहते हैं जिस सीटी को उतार दिया जाए, उसकी वाल्व को उतार दिया जाए, तो जैसे उसको उठाया जाता है तो उसमें से गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली स्केप आउट करते हैं। तो टाइनी होल में से जब भी गैस के मॉलिक्यूल निकले होंगे हाई प्रेशर से, तो उससे हम कहेंगे इफ्यूजन, बाहर निकलना गैस के मॉलिक्यूल का। और डिफ्यूजन हमें टर्म ये बताती है कि इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मुख्तलिफ गैस के मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग है। तो हमेशा डिफ्यूजन के लिए आपको जो एरिया देना पड़ेगा कि डिफ्यूजन हो उस एरिया में से वो ज़्यादा बड़ा होगा। और इफ्यूजन के केस में जो एरिया होता है वो टाइनी होल सा होता है, छोटा सा होल, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकलते हैं। आगे चलते हैं, ग्राहम्स लॉ को डिस्कस करते हैं। ग्राहम्स लॉ के मुताबिक ये बात है कि डिफ्यूजन की जो रफ्तार है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस, और डेंसिटी का स्क्वायर रूट लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी किसी गैस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि जितनी गैस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, उतनी उसकी डिफ्यूजन की रफ्तार जो है वो कम होगी। और जितनी गैस के मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होगी उतना वो हल्का होगा और उतनी उसकी डिफ्यूजन की रफ्तार ज़्यादा होगी। इसका मतलब लाइटर गैसेज डिफ्यूज़ मोर फास्टली देन हैवियर गैसेज। जो बड़ी भारी गैसेज हैं वो आराम से डिफ्यूज़ करती हैं और जो हल्की गैसेज हैं वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करती हैं। ये बात भी हम आगे पढ़ लेंगे। तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के स्क्वायर रूट के रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट K को नाम दे दिया। अब ये तो थी ग्राहम लॉ की एक जो ओरिजिनल इसकी फॉर्म थी, जो उसने अपनी ओरिजिनल कोटेशन में, ओरिजिनल स्टेटमेंट में यूज़ किया था। वो डिफ्यूजन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, डेंसिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सॉरी। तो अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहें, डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना चाहें और बताना चाहें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास के किस तरह रिलेशन में आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जनरल गैस इक्वेशन की मदद से एक इक्वेशन मिलती है डेंसिटी की, विच इज़ इक्वल टू D इज़ इक्वल टू PM/RT। हमने डेंसिटी की इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ी हुई है। अगर हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट कर दें, जो कि ग्राहम लॉ में कांस्टेंट होता है, R तो ऑलरेडी जनरल गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, टेम्परेचर भी ग्राहम लॉ में कांस्टेंट होते हैं। जब ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स जो हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे तो फिर हमें एक इक्वेशन मिलेगी विच विल बी डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैसेस।
ये m से मोलर मास जाहिर हो रहा है, तो डेंसिटी गैस के मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर डेंसिटी को यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डेंसिटी की जगह मोलर मास भी तो लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैसेस। गैसेस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के भी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर अगर हम दो गैसेस की बात करें, फर्स्ट करें हमारे पास गैस 1 है और गैस 2 है, तो गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा R1 होगा, गैस 2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो R2 होगा। गैस 1 की डेंसिटी D1 होगी, गैस 2 की डेंसिटी D2 होगी। बाकी कांस्टेंट दोनों में सेम है, और जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, तब तक ये वैल्यू के आंसर्स जो हैं वो सेम आते रहेंगे। ये हम बॉयल लॉ, ये हम चार्ल्स लॉ में डिस्कस कर चुके हैं बातें कि इन दोनों की वैल्यू एट कांस्टेंट पैरामीटर सेम आती हैं, के की वैल्यू। अच्छा आगे चलते हैं। अगर हम दोनों रेट्स को कंपेयर कर दें, दोनों रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर कर दें, R1 डिवाइडेड बाय R2, दोनों को डिवाइड कर दें तो इनकी ये जो इक्वेशंस आ रही हैं ये भी डिवाइड होंगी। फिर ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये हमेशा आपको पता होता है कि उल्टा होके इन्वर्ट होके ऊपर की तरफ आ जाता है। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इन्वर्ट होके ऊपर आ जाएगा, तो जब ये इन्वर्ट होके ऊपर आएगा तो D2 ऊपर आएगा और K नीचे आएगा। ये D2 ऊपर आ गया और K नीचे आ गया, तो क्या होगा कि दोनों के दोनों जो K है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बचेगी दैट विल बी R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय D1। तो अगर दो गैसेस के रेट को कंपेयर किया जाए, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर किया जाए, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ गैस 2। तो इस तरह की हमारे पास इक्वेशन फाइनल बनती है। इससे भी हम बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही इक्वेशन अगर हम मॉलिक्यूलर मास के ज़रिए बनाएं तो वहाँ पे भी यही आएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैस 1। तो ये इक्वेशन मोलर मास के बारे में भी बन सकती है। तो अगर हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों गैसेस के पता है, हमें किसी एक गैस का मोलर मास भी पता है, फर्स्ट करें M1 का मोलर मास हमें पता है, तो क्या हम M2 का मोलर मास निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि हम इस इक्वेशन की मदद से किसी अननोन गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं। तब इस वजह से ये जो ग्राहम्स लॉ था इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि हम किसी भी अननोन गैस का मोलर मास इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें रेट दोनों गैसेस के पता हो डिफ्यूजन के, और किसी एक गैस का मोलर मास पता हो तो उससे हम दूसरी गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, गैसेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मासेस हैव सेम रेट्स ऑफ डिफ्यूजन। वो गैसेस के जिनके मॉलिक्यूलर मासेस सेम है उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे भी 1 है, M2 भी 1 है, M1 भी 1 है, तो 1 और 1 1 होगा, इनका अंडर रूट भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो फिर ये जो R2 है ये उड़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब R1 विल बी इक्वल टू R2। वो गैसेस के जिनके मोलर मासेस सेम है उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो N2 गैस है इसका मोलर मास होता है 28 ग्राम पर मोल, 1 मोल का मास, और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी मोलर मास इतना ही होता है। तो दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होंगे? सेम होंगे। वो गैसेस जिनके मोलर मासेस सेम होते हैं उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होते हैं। 2 MCQ हमने यहाँ पे पढ़ ली कि वो गैस जो हल्की होगी वो तेज़ भागेगी, तेज़ उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, ज़्यादा होगा, और वो गैस जो भारी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। दूसरे MCQ हमने पढ़ा कि वो गैसेस जिनके मोलर मासेस जो हैं, मॉलिक्यूलर मासेस वो सेम होते हैं, उनके रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम होते हैं। आगे चलते हैं, हम इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने रेट ऑफ डेंसिटी वाली इक्वेशन को मोलर मास में तब्दील किया, हम इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी देख सकते हैं, हम इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी देख सकते हैं। इन दोनों केसेस में आपने ये तसव्वुर करना है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कुछ भी, किसी भी चीज़ का जो रेट, किसी भी चीज़ की जो रफ्तार होती है, गैस के मॉलिक्यूल की डिफ्यूजन की जो रफ्तार है वो यही है कि कितने टाइम में कितने मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ कर गए हैं, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ कर गए हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, कि कितने वक्त में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ कर गया है। कहते थे कि ग्राहम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हम ज़्यादा डिटेल में मेंशन करें, ज़्यादा डिटेल में देखें और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन को भी डिटेल में देखें, तो इसलिए हमने एक अलहदा से इसका बोर्ड तैयार कर लिया है। तो हमें पता है कि जब हम ग्राहम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन की वैल्यू आती है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, कि कितने टाइम में गैस का कितना वॉल्यूम जो है वो डिफ्यूज़ हो चुका है।
अगर हम ग्राहम ला की जो इक्वेशन मोलर मासेस वाली हमने पढ़ी है अभी थोड़ी देर पहले, तो अगर हम उसकी जगह रेट की जगह ये सबस्क्रिप्ट मेंशन कर दें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 की जगह V1/T1 लगा दें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 की जगह V2/T2 लगा दें, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन ये वाली बन जाती है। अब हमें पता है कि न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर के तौर पे हमारे पास डिवीजन मौजूद है, ऊपर भी डिवीजन है नीचे भी डिवीजन है। इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा अगर हम सीधा करके देखें तो ये वाली जो सबस्क्रिप्ट है V2/T2, ये जब ऊपर की तरफ आएगा तो इन्वर्ट होके आएगा, जैसे T2 नीचे है तो T2 ऊपर आ जाएगा। तो नई इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी V1/T1, ये ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट, और नीचे वाला इन्वर्ट हो रहा है तो T2 ऊपर आ जाएगा और V2 नीचे आ जाएगा। तो ये नई इक्वेशन हमारे पास बनेगी, ये ग्राहम्स लॉ की वॉल्यूम वाली इक्वेशन है। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बोथ गैसेस सेम टाइम में डिफ्यूज़ कर रही है, यानी हम देख रहे हैं कि हमारे पास टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस नंबर 1 और टाइम ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस नंबर 2 दोनों सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं T1 = T2 = T। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर भी हम T2 की जगह T पुट कर सकते हैं और T1 की जगह भी T पुट कर सकते हैं, तो जब दोनों के दोनों सबस्क्रिप्ट सेम होंगे तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो जाएंगे, और जब दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बचेगी V1/V2 = मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1। तब हम अगर सेम टाइम हो तो इस इक्वेशन के ज़रिए द गैसेस का वॉल्यूम दिया हो तो मोलर मास मालूम कर सकते हैं, मोलर मास दिया हो तो वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अगर टाइम सेम ना हो तो हमें यहाँ पे T2 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे T1 पुट करना पड़ेगा। सेम टाइम में ये वाला इक्वेशन अप्लाई होगी। आगे देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी सेम यही होगा कि हम यहाँ पे S1/T1 पुट कर दें, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम आ जाएगा, रेट की वैल्यू आएगी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब कि यहाँ पे S1/T1, यहाँ पे S2/T2, और सेम यहाँ पे S1/S2 = M2/M1। जिस तरह इसकी डेरिवेशन की है उस तरह हम इसकी भी डेरिवेशन करके यहाँ पे इक्वेशन बना सकते हैं, ये वाली इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस की। अब चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ की तरफ। असल में ये जो ग्राहम्स लॉ की डेमोन्स्ट्रेशन की इक्वेशन है, यहाँ पे दिया तो एक बात आपने पहले याद रखनी, लॉजिकल बात है, यहाँ पे रेट गिवन है, लेकिन इसकी यहाँ पर जो यूनिट्स हैं इनके दोनों के सेंटीमीटर के यूनिट्स हैं, इसके भी यूनिट सेंटीमीटर के हैं और इसके भी यूनिट सेंटीमीटर के हैं। यहाँ पर दोनों के यूनिट सेंटीमीटर के गिवन है, लेकिन यहाँ पे रेट गिवन है। हमें भी याद होना चाहिए कि हमने जो इक्वेशन बनाई है वो सेम टाइम पे इक्वेशन बनाई है, तो सेम टाइम पे S1/S2 की जगह उन्होंने R1/R2 लिख दिया बस। अब डेमोन्स्ट्रेशन का एक्सप्लेन करते हैं। ग्राहम्स लॉ की डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप बताना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस तरह हमें बता सकती है कि ग्राहम लॉ बिल्कुल ठीक है। ग्राहम लॉ सही कहता है कि जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का जो रेट है वो मोलर मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। फ़र्ज़ करें थी कि हमारे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में आपने दो यहाँ से ओपनर्स हैं, यहाँ से आपने अमोनिया गैस एंटर करनी है ट्यूब में और यहाँ से HCl गैस एंटर करनी है। जो गैस हल्की होगी वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी और जो गैस भारी होगी वो आहिस्ता से डिफ्यूज़ करेगी। इतना हमें ग्राहम्स लॉ के मुताबिक पता है। तो अब जब हमने यहाँ से अमोनिया का डिस्टेंस कवर्ड देखा तो अमोनिया ने डिस्टेंस कवर कर लिया था 59.5 सेंटीमीटर, लेकिन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये 36.5 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये 17 है। तो इसका मतलब कि ज़्यादा जल्दी कौन डिफ्यूज़ करेगा? ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेगी अमोनिया और देर से डिफ्यूज़ करेगा HCl। इसका मतलब कि HCl कम डिस्टेंस कवर करेगा उसी टाइम में कि जितने टाइम में अमोनिया ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। और अमोनिया का जो कवर डिस्टेंस है वो 59.5 है और HCl का जो कवर डिस्टेंस है वो 40.5 है। जब हमने दोनों के डिस्टेंसेस को रेट की इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, किताब में भी रेट लिखा हुआ है, मसला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ पे S1/S2 की जगह उन्होंने R1/R2 को दिया, क्योंकि किताब में उन्होंने आपको डिटेल में फार्मूलाज की एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इसलिए उन्होंने रेट को ही मेंशन किया हुआ है। गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सेम टाइम पे लिया तो सबस्क्रिप्ट T1/T2 एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे से कैंसिल हो चुके हैं, हमने पीछे पढ़ लिया इसके बारे में। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2। अब हमें पता है कि इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है वो 40.5 है HCl का। तो इसका मतलब कि अगर हम ऊपर HCl का डिस्टेंस कवर्ड लिखते हैं, ऊपर हम अमोनिया का डिस्टेंस कवर्ड लिखते हैं जो कि 59.5 सेंटीमीटर है, तो अमोनिया का जो मोलर मास होगा वो नीचे की तरफ आएगा। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ी गलती की वजह से ऊपर लिखा गया है। तो अमोनिया का जो मोलर मास होगा वो नीचे आएगा 17 और HCl का जो मोलर मास होगा 36.5 ऊपर की तरफ आएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो बनी है
इसको जब हम डिवीजन में लेकर जाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1.46। इन दोनों को डिवीजन करके इन दोनों का स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है 1.46 आता है, यानी दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ये थी ग्राहम्स लॉ की डेमोन्स्ट्रेशन कि जो हल्की गैस होती है वो जल्दी डिफ्यूज़ करती है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन रेट 1 और रेट 2 और दोनों के मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो सेम आएंगे। इन दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल आना ज़रूरी है। ये ग्राहम्स लॉ हमें बताता है कि रेट ऑफ गैसेस जब हम कंपेयर करते हैं और उनके मॉलिक्यूलर मासेस जब कंपेयर करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। दिस इज़ टोल्ड बाय थॉमस ग्राहम्स इन हिज डेमोन्स्ट्रेशन। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम ग्राहम्स लॉ की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि फ़र्ज़ करें कोई गैस है हमारे पास उस गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसी अननोन गैस से 4 टाइम्स ज़्यादा है। हाइड्रोजन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन अननोन गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 4 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस एक्स। फ़र्ज़ करें एक्स है हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का जो है वो 2 ग्राम पर मोल है। हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस। उस अननोन गैस का हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन हमें नॉन है जो कि 4 टाइम्स है। यहाँ पे हम 4Rx लिख सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स Rx। तो इसका मतलब यहाँ पे हम RH2 की जगह 4Rx लिख सकते हैं। लिख दिया। Rx से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचे यहाँ पे 4। अब हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट है तो इसको हम स्क्वायर में लेके जाएंगे ताकि अंडर रूट हमारे पास जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। 2 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाके अंडर रूट के ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास जो कि अननोन गैस का हमारे पास आया है वो 32 ग्राम पर मोल आया है। तो इसका मतलब कि ये जो गैस हमारे पास अननोन मौजूद है दिस इज़ ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस है जिसका हमने मॉलिक्यूलर मास मालूम किया और बता दिया कि कौन सी गैस हमारे पास मौजूद है। तो ग्राहम्स लॉ की मदद से हम डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस वाज व्हाट अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।